नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश दैने इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम 9th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस इस एकेडमिक ईयर में चेंज होने वाला है, नॉट ओनली ऑफ मैथमेटिक्स बट फॉर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आल्सो, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि 2020 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी, उस पॉलिसी के तहत हर सालों हर एक स्टैंडर्ड का सिलेबस अपग्रेड करते जा रहे हैं। यहाँ पे चेंज वर्ड पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि पुराना जो सिलेबस है उनमें थोड़ा सा उन्होंने अपग्रेडेशन लाया है। तो इस साल मतलब 2026 और 27 के एकेडमिक ईयर में उन्होंने 9th स्टैंडर्ड के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज किया है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, जो बच्चे 2026 और 27 एकेडमिक ईयर में 9th स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं, उनका सभी सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज होने वाला है या अपग्रेड होने वाला है। अपग्रेड वर्ड विल बी मोर यूजफुल हियर। तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का उनका सिलेबस जिस तरह से अपग्रेड हुआ है, पुराना 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस कैसा था, मतलब लास्ट ईयर के जो 9th के बच्चे थे उन्होंने क्या पढ़ा था, और इस साल जो 9th में जाने वाले बच्चे वो क्या पढ़ने वाले, उनका कंपैरिजन भी करेंगे। और इस साल का जो सिलेबस है, जो सीबीएसई ने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हमें पता है कि एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पे अभी तक जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं है। मार्केट में भी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक होते हैं जिसको सीबीएसई बोर्ड यूज करता है, वो भी अवेलेबल नहीं है। बट ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि एक्चुअल हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27 ऑफ द मैथमेटिक्स। पुराने सिलेबस में मैथमेटिक्स के सिर्फ 12 टॉपिक्स थे, 12 टॉपिक थे। इस साल उन्होंने 3 टॉपिक्स का उनको इंक्रीज किया है। यहाँ पे 2026-27 के एकेडमिक ईयर में जो बच्चे 9th स्टैंडर्ड में जाने वाले, किसी स्कूल में अप्रैल से न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, किसी स्कूल में जून से स्टार्ट होता है। मतलब अप्रैल या जून से जो जो बच्चे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि उनका सिलेबस चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का जो बदला हुआ सिलेबस है, और बदले हुए सिलेबस के नॉट ओनली द टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स बट हर एक टॉपिक में पुराने सिलेबस में से कौन कौन सी चीजें एज इट इज ली गई है और नई कौन कौन सी चीजें अपग्रेड की गई है, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा भी बन गया है, बट अगर तुमने ये वीडियो प्रॉपर तरीके से और ध्यान से देखा तो तुम्हें पूरे साल भर के लिए मैथमेटिक्स में कौन से सब टॉपिक्स होंगे, फर्स्ट टर्म के लिए कौन से सब टॉपिक्स होंगे, सेकंड टर्म के लिए कौन से सब टॉपिक्स होंगे, पुराने सिलेबस में कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे, और नए सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स अपग्रेड किए। और ये बताने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि इस साल जो 10th में पढ़ रहे बच्चे हैं, मतलब 26-27 एकेडमिक ईयर में जो 10th में बच्चे पढ़ रहे सिलेबस, उसमें से मोर देन 50% सिलेबस सीबीएसई और एनसीईआरटी दे हैव टेकन फॉर द 9th स्टैंडर्ड। इस साल जो 9th स्टैंडर्ड में जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक अच्छी चीज है। सम टीचर्स और सम पेरेंट्स विल टेल दैट कि दे विल गेट नाउ द मोर सिलेबस। पहले 12 टॉपिक थे, अब 15 टॉपिक्स होंगे, सिलेबस की डेंसिटी भी बढ़ी है, बट it will be the very good thing for you because you will learn something more than your seniors. ये वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो के देखने के बाद मुझे पूरी होप है कि इस वीडियो को प्रॉपर देखने के बाद आपको जो आने वाले साल का, मतलब आपके 9th स्टैंडर्ड के पूरे सिलेबस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, टॉपिक टू टॉपिक, सब टॉपिक्स, ऑल थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड हियर। तो चलो लेट्स गो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द चेंज्ड सिलेबस ऑफ द 9th स्टैंडर्ड। जो बच्चे 2026-27 एकेडमिक ईयर में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि उनका मैथ्स का, नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट अदर सब्जेक्ट का सिलेबस भी चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो में हम 9th स्टैंडर्ड का जो उन्हें सिलेबस होगा इस ईयर के लिए, उसको डिटेल में जानेंगे। और ना कि सिर्फ सिलेबस के बारे में, बट व्हाट इज देयर एम टू डेवलप दिस सिलेबस, वी विल लर्न दिस थिंग आल्सो। सो लेट्स लर्न अबाउट दिस। एक्चुअल टॉपिक और एक्चुअल सिलेबस को पढ़ने से और जानने से पहले हम देखना चाहेंगे कि जो सीबीएसई द्वारा और एनसीईआरटी द्वारा एक
फाइल भेजी गई थी कि उसमें उन्होंने क्यों सिलेबस चेंज किया है, तो सिलेबस चेंज करने के पीछे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, और वेन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मैथमेटिक्स, सो मैथमेटिक्स में हमें क्या सीखना एक्सपेक्टेड है थ्रू देम, सो वी विल लर्न इन दिस इन अ शॉर्ट वे। और उसके बाद हम जानेंगे कि एक्चुअल कौन से टॉपिक है। ये न्यू सिलेबस जानने से पहले आपको बताना चाहूँगा, ऑलरेडी हमें पता है बिकॉज इंटरनेट पे और सीबीएसई और एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी वो पुराने पुरानी सिलेबस के टॉपिक्स अभी अवेलेबल है। सो पुरानी 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में टोटल 12 टॉपिक्स थे, 1 to 12 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स थे, और इस न्यू सिलेबस में हमें टोटल 15 टॉपिक्स सीखने पड़ेंगे। सो वी कैन से दैट पुराने सिलेबस में, इन ओल्ड सिलेबस, कितने टॉपिक थे? 12 टॉपिक्स। और न्यू सिलेबस में कितने टॉपिक्स होंगे? 15 टॉपिक्स। सो यहाँ पे 3 टॉपिक्स बढ़ गए, लेकिन सिर्फ 3 टॉपिक्स नहीं बढ़ गए, 3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स। लेकिन जो पुराने टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स में थोड़ा सा उन्होंने चेंज भी किया, सम अपग्रेड और सम थिंग्स दे हैव अपग्रेडेड देयर। सो पूरी न्यू सिलेबस के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे, बट फर्स्ट ये जानेंगे कि व्हाट दे हैव गिवन इन द बिगिनिंग, देयर इज अ प्रीफेस और इंट्रोडक्शन। So nature of mathematics as a subject. We know very well that from the first standard or before the first standard also, we are learning the subject mathematics. So mathematics subject का nature क्या होता है? हमें पता है कि जो इंडिया के एक फेमस मैथमेटिशियन थे रामानुजन, उन्होंने ये बोला था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। सो मैथमेटिक्स क्या होती है? भगवान की लैंग्वेज मतलब भाषा होती है। सो हियर व्हाट दे हैव गिवन, मैथमेटिक्स इज ऑफन कॉल्ड द यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैथमेटिक्स को उन्होंने क्या बोला है? यूनिवर्सल लैंग्वेज, बिकॉज इट यूजेस लॉजिक एंड रीजनिंग दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। सो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर इन मैथमेटिक्स वी आर लर्निंग। फर्स्ट इज लॉजिक। हम कोई भी चीज मैथमेटिक्स में कोई भी प्रूव करना हो, कोई भी सोल्यूशन ढूंढना हो, वो ऐसे ही नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए? लॉजिक चाहिए। और वो लॉजिक यूज करने के लिए उसको हमें किससे सपोर्ट करना चाहिए? रीजनिंग से सपोर्ट करना चाहिए, so that everyone can understand regardless of their culture or language. So यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी है उसकी वो मैटर नहीं करनी चाहिए। सो रिगार्डलेस द कल्चर और द लैंग्वेज, उनको लॉजिकल और रीजनिंग ये चीजें समझ में आनी चाहिए। सो इट इज द स्टडी ऑफ पैटर्न। सो मैथ्स में हम जनरली कौन सी चीजें सीखते हैं? फर्स्ट वी आर लर्निंग अबाउट द पैटर्न। जब बच्चे छोटे होते हैं उनको पिक्टोग्राफ्स, ग्राफ्स, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आर देयर, सो पैटर्न्स आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आर नंबर्स, वी आर लर्निंग अबाउट द नंबर्स। 9th स्टैंडर्ड तक आते आते हमने वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़कर ही आए हम। उसके बाद हम पढ़ते हैं शेप्स के बारे में। तो शेप्स के वेरियस टाइप्स होते हैं, जस्ट लाइक वी लर्न इन 8th स्टैंडर्ड आल्सो, कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, अब तक हम पढ़ चुके हैं। सो एंड रिलेशनशिप्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। सो जिस दुनिया में हम रहते हैं उसको अगर हमको ठीक से जानना है, जो भी कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैथमेटिक्स सीखना जरूरी बन जाता है। From the symmetry we see, symmetry we know that our body is also symmetrical. We see nature to the technology we use every day. Mathematics helps explain how things work. This is very important. This can be considered as the applied mathematics. चीजें कैसी चलती है उसको जानने के लिए हमें मैथमेटिक्स सीखना जरूरी होता है। वाइल मैथमेटिक्स कैन सीम अब्स्ट्रैक्ट एंड थियोरटिकल। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है और थियोरटिकल का मतलब क्या होता है? इन दोनों वर्ड्स को हम सिमिलर वर्ड्स कह के जान सकते हैं। बिकॉज अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है तुम्हारी नजरों के सामने कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें वो चीज थ्रू द इक्वेशंस, थ्रू द थियरी, वो तुम्हें प्रेजेंट करनी है वहां पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। प्रैक्टिकल थिंग्स में क्या होता है? तुम्हारे सामने चीजें प्रेजेंट होती है और उस चीजों के बारे में तुम बोलते हो, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है? तुम्हारे सामने कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल वी लर्न अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन 8 and 7 स्टैंडर्ड। सो जब तुम लीनियर इक्वेशन के बारे में सीखोगे, वी आर राइटिंग द इक्वेशन जस्ट लाइक ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन लिखने के बाद वी आर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट इस इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा और इस इक्वेशन को हम प्रेजेंट कैसे कर सकेंगे। सो हमें ये पता होना चाहिए कि जब तक हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, अगर उसको हम ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं वो बन जाता है प्रैक्टिकल, और जब हम इक्वेशन लिखेंगे वो क्या बन जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट। So it is very useful in real life, such as helping us solve problems, think critically, and create new ideas. So this is the very important thing, and this is also called as the 21st century skill, that is a critical thinking. So maths का main objective यही है कि जो maths को सीख रहा है उनके अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप कर सके। सो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग मैथमेटिक्स। एंड नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट बाकी के भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमें उसकी स्टडी करनी है ताकि हम अच्छे मार्क्स ला सके और उसको एग्जाम में आंसर्स लिख के अच्छे मार्क्स हमारे रिपोर्ट कार्ड पे मिल सके, इसीलिए हम सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। वाई वी आर लर्निंग ऑल सब्जेक्ट्स, बिकॉज उन सीखी हुई चीजों का हम अपनी जिंदगी में कैसा यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट द सब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे इस फाइल में उन्होंने पहले क्या दिया है, व्हाई वी नीड टू लर्न द मैथमेटिक्स। सो यहाँ पे सब इंट्रोडक्शन उन्होंने दी गई है कि मैथमेटिक्स का यूज कहाँ कहाँ भी हो सकता है। सो मैथमेटिक्स हम सिर्फ मैथ्स को जानने के लिए यूज नहीं कर सकते, बट मैथमेटिक्स इज यूजफुल इन अदर फील्ड्स आल्सो, सच दैट यू कैन सी हियर मैथमेटिक्स इज इसेंशियल फॉर प्रोग्रेस इन मेनी फील्ड्स सच एज इंजीनियरिंग। सो हमें तो ये पता है कि इंजीनियरिंग का बेस मैथमेटिक्स है। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग प्रॉपर सीखनी है तो मैथमेटिक्स के सिवा तुम्हें कोई भी ऑप्शंस नहीं है। नॉट ओनली इन इंजीनियरिंग बट इन मेडिसिन ऑल्सो, इन मेडिसिन ऑल्सो मैथमेटिक्स इज वेरी यूजफुल। इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो, इकोनॉमिक्स में तो मैथ्स आना ही आना है। और उसके बाद सोशल साइंस ऑल्सो। सो हम ये सोचते हैं कि मैथ्स की स्टडी हमें सिर्फ मैथ्स के लिए करनी पड़ेगी, बाकी के सब्जेक्ट्स अगर हमें सीखने हैं तो मैथ्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हें बाकी के सब्जेक्ट्स डीप उसकी अगर स्टडी करनी है तो तुम्हें मैथमेटिक्स आना पड़ेगा। सो ये सब इंफॉर्मेशन दी है, ये इतना इट इज़ इम्पोर्टेंट। आई विल शेयर द फाइल ऑल्सो। बट हम इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखने वाले कि मैथमेटिक्स टीचिंग और लर्निंग के पीछे एम्स क्या है जो सीबीएसई ने दिए हुए है, और एक्चुअल सिलेबस क्या है, एक्चुअल टॉपिक्स कौन से होंगे, जो 15 टॉपिक मैंने पहले ही बोले, और उन टॉपिक्स में सब टॉपिक्स कौन से होंगे, और पुराने सिलेबस में जो प्रेजेंट थे वो कौन से होंगे, और उनमें जो नया अपग्रेड उन्होंने किया है वो कौन से होंगे, वो डिटेल में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। सो हियर मैथमेटिक्स सीखने के एम्स कैसे मोटा मोटा देखते हैं। सो एम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग, फर्स्ट एम उन्होंने क्या दिया, डेवलप लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। सो ऑलरेडी मैंने बताया था ऊपर ही, मैथ्स का स्टडी अगर तुम डीपली करोगे और प्रॉपर तरीके से करोगे, सो वी आर डेवलपिंग द लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। अब लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग का मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज अगर तुम्हारे सामने आ जाए सो डायरेक्टली विल नॉट बिलीव दिस थिंग, हम उसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, एंड देन ओनली वी विल बिलीव इन दिस थिंग। सो वी आर कॉलिंग दिस लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट वन इज द प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अभी ऊपर ही बताया था मैंने कि 21st सेंचुरी जो स्किल्स होती है दैट वी नीड टू लर्न, क्योंकि आप सब बच्चे 21st सेंचुरी में जन्मे हुए बच्चों। सो दीज थिंग्स और दीज स्किल्स वी नीड टू लर्न। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो तुम्हारे अंदर तुम्हें ये एबिलिटी डेवलप करनी है कि प्रॉब्लम कोई भी हो, आई हैव दैट एबिलिटी एंड आई कैन सॉल्व और आई कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। Next, encourage mathematical communication. So mathematical communication is also important. So whenever generally in the defense services or in the raw or in the various defense services are present there, उनमें इनक्रिप्टिव और डिक्रिप्टिव लैंग्वेजेस जो यूज करते हैं उनमें मैथमेटिक्स का पूरी तरह से यूज होता है। सो दैट्स व्हाई मैथमेटिकल कम्युनिकेशन दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज आल्सो द एम फ्रॉम द सीबीएसई। नेक्स्ट वन इज द फॉस्टर एप्रिसिएशन फॉर मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स को पहले से एक बुरी नज़र से देखा जाता है कि इट इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बच्चों को परेशान करने के लिए सब्जेक्ट को रखा गया है। बट वी हैव टू एप्रिशिएट द मैथमेटिक्स एंड वी हैव टू डेवलप द थिंग इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स दैट
Mathematics is not there to, what can we say, hamper them, but it is a subject or it is a language which will help them throughout their life. So next, integrate mathematics with real world applications. So this is very important thing, क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ और रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन क्या होगा, ये जब हम जानेंगे तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने की एक जो हमारी साइट होती है चेंज हो जाएगी। बिकॉज अगर हम जानेंगे कि हम आज जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका फ्यूचर में जाके और आज भी हमें यूज होने वाला है, तो उस चीज़ को हम और डिटेल में पढ़ सकते हैं। Next one is the encourage collaborative. This is also 21st century skill and independent learning. Because अगर मैथ्स को तुम अच्छी तरह से जान जाओगे और once you will develop the problem solving ability, तो बाकी के सब्जेक्ट और other things you will learn in independent way. So inculcate precision and rigor. This word is very important because in mathematics we are not finding the things in an approximate manner. So precision, कोई भी चीज में देखने के लिए, so here you can see they have given the explanation also. It emphasizes accuracy. कोई भी हम आंसर ढूंढ रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है, एंड नॉट ओनली इन द आंसर बट दिस एक्यूरेसी विल हेल्प यू इन योर लाइफ ऑल्सो। अटेंशन टू डिटेल, अटेंशन टू डिटेल, कोई भी हम क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाते हैं उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन सी डिटेल्स प्रोवाइड की गई है, वी आर थिंकिंग अबाउट दिस फर्स्ट एंड देन वी आर यूजिंग दिस ऑल थिंग्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, लॉजिकल कंसिस्टेंसी। सो हमें जो भी कोई स्टेप्स वहां पे उठानी है हम उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इन अ थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल वे, कि उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेकिन जो भी तुम वहां पे रीजन दे रहे हो वो लॉजिकल होनी चाहिए, कोई भी रीजन वहां पे नहीं चल सकता है। एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स डेवलप डिसिप्लिन्ड हैबिट्स ऑफ माइंड। और अगर तुम मैथ्स के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक कंसिस्टेंसी बना दोगे, सो यू कैन सी दैट तुम्हारा एक जो माइंड होता है वो एक डिसिप्लिन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट, बिल्ड कॉन्फिडेंस इन मैथमेटिकल एबिलिटीज। और मैथ्स तुम्हें एक अच्छी चीज जो सिखाता है वो ये कि बाकी के सब्जेक्ट्स में आंसर तुम्हें मिलते हैं ढूंढने से, लेकिन मैथ्स में तुम्हें खुद सॉल्व करना पड़ता है। मैथ्स में तुम्हें क्या करना पड़ता है, खुद सॉल्व करना पड़ता है। सो अगर तुम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हें क्या बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम्हें जिंदगी में अच्छी तरह से कुछ भी चीज को हासिल करना है, कुछ भी नई चीज सीखनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्फिडेंस। सो वो तुम्हें प्रोवाइड करने की पूरी एबिलिटी जो सब्जेक्ट रखता है वो मैथमेटिक्स होता है। सो दिस इज द एम्स दे हैव गिवन। सो अब हम क्या करेंगे कि एक्चुअल सिलेबस उन्होंने क्या दिया है उसके बारे में सीखेंगे। उन्होंने वेरियस लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दिए, तो बच्चों को इतना जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर टीचर विल टीच अस दिस थिंग्स, सो डोंट थिंक अबाउट दिस एज मच। सो उसके बाद क्या करने वाले हैं, एक्चुअल जो सिलेबस है, जो मैं टॉपिक्स है जो तुम सीखने जा रहे हो उसके बारे में सीखेंगे, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। सो हियर फ्रॉम हियर द एक्चुअल सिलेबस जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी प्रेजेंट होता है, हमारे इंडेक्स में, हमारे प्रीफेस के बाद, सो उसके बारे में हम सीखेंगे। सो एक बात ध्यान में रखनी है कि अभी तक सीबीएसई ने टेक्स्ट बुक्स नहीं निकाली है, उनकी ऑफिशियल एनसीईआरटी की वेबसाइट्स पे भी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उस दिन तक टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। सो जल्दी वो आ जाएंगी, लेकिन ये टॉपिक्स तुम्हारे होने वाले हैं। बट अब तक ये पता नहीं है कि इन टॉपिक्स का सीक्वेंस ऐसा ही होगा या डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा तो भी चलेगा बट द होल कंटेंट विल रिमेन सेम। सो पहला टॉपिक यहाँ पे उन्होंने कौन सा दिया है, इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं। सो इस साल थोड़ा और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। सो क्या क्या सीखेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक में, इसलिए उन्होंने टोटल 4 आवर्स दिए। सो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हिस्ट्री जानेंगे, इसका इन्वेंशन किसने किया था। ऑलरेडी हमें पता है कि कार्टेशियन जो वर्ड है और एक फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने देकार्त के नाम से बना हुआ है। सेकंड चीज जो हम सीखने वाले हैं इस टॉपिक में वो है द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें ऑलरेडी पता है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और इससे जो एक सिस्टम बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी आर ड्राइंग दिस ऑन अ प्लेन। जो जो चीजें हम
प्लेन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, वी आर कॉलिंग दिस ऑल थिंग्स आर 2D। डी का मतलब होता है डायमेंशंस। सो ये चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट थी पुराने सिलेबस में। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट चीजें की है वो चीजें हम इस ईयर सीखने वाले, जो पुराने वाले 9 के सिलेबस में प्रेजेंट नहीं थी। तो कौन सी चीजें हैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। सो एक कंसेप्ट पुराने 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस वाली है, जो हम कहाँ पे सीखने वाले हैं इस साल 9 के सिलेबस में। और आफ्टर दैट मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। ये भी कंसेप्ट कौन से स्टैंडर्ड वाली है? 10th स्टैंडर्ड वाली है। मतलब इस साल 10th के बच्चे जो उनके मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में सीखने वाले, वो चीजें तुम 9th के बच्चे कहाँ पे सीखने वाले हो? 9th स्टैंडर्ड में। सो ऐसे मत सोचो कि तुम्हें ज्यादा सिलेबस आया तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। डोंट थिंक लाइक इन द नेगेटिव वे। ऐसे पॉजिटिवली सोचो कि जो बच्चे 10th में सीखने वाले थे, जो तुम जाके 10th में सीखने वाले थे, वो तुम अभी कभी सीख रहे हो? 9th में ही सीख रहे हो। तो बाकी के बच्चों से, जो तुमसे तुम्हारे सीनियर थे, उनसे तुम 2 कदम आगे होंगे। सो जस्ट बी पॉजिटिव, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। सो ये हो गया फर्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद सेकंड टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। ऑलरेडी पुराने सिलेबस में भी सेकंड नंबर का टॉपिक पॉलिनोमियल्स ही था। न्यू सिलेबस में भी सेकंड नंबर का टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। सो जो पुराने सिलेबस में प्रेजेंट चीजें थी वो ये थी, यहाँ पे देख सकते हो। जिनको हाईलाइट नहीं किया है वो पुराने सिलेबस की चीजें है, जिनको हाईलाइट किया है वो न्यू सिलेबस की चीजें है। सो पुरानी सिलेबस की कौन कौन सी चीजें हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑलरेडी वी लर्न दिस इन अर्लियर ईयर्स आल्सो। आफ्टर दैट डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है तो हम सीखेंगे डिटेल में। सिर्फ जान लो कि कौन कौन से सब टॉपिक्स है यहाँ पे। एंड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स एंड एप्लीकेशन। जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या? जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है। डिग्री क्या होनी चाहिए उनकी? 1। उन पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स। सो उसके बाद क्या सीखने वाले हैं हम? एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स एंड मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके के बारे में लास्ट ईयर हम इंट्रोडक्शन टू ग्राफ टॉपिक में सीख चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, वी हैव ड्रॉन देयर अबाउट द लाइन ग्राफ, और उसमें हम सीख चुके हैं कि लीनियर ग्राफ का मतलब क्या होता है। सो लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अगर किसी चीज में, और उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, उसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ हुई है तो उसको हम लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। लीनियर डीके का मतलब ग्रोथ का ऑपोजिट वर्ड, उसमें अगर रिडक्शन हुआ है तो उसको हम डीके बोलते हैं। इट इज अ न्यू कंसेप्ट दैट वी विल लर्न दिस ईयर। नेक्स्ट है लीनियर रिलेशनशिप्स। जो रिलेशनशिप्स होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, दिस थिंग्स आल्सो वी विल लर्न, दिस थिंग्स आल्सो फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड। जो करंट 10th स्टैंडर्ड में बच्चे सीख रहे हैं वो तुम 9 में सीखोगे। एंड विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप्स। so it is similar thing, both things they have given. After that, the new thing that you are going to learn, that is a slope and y intercept of line y is equal to ax plus b. so linear equation का जो standard form है उसको हम बोलते हैं कि, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ax plus by plus c is equal to 0। इस इक्वेशन के फॉर्म को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सो उसका एक और फॉर्म हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो ये पुराने 9 के सिलेबस में नहीं था, वो हम इस साल सीखने वाले, दैट इज अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो ये हो गया सेकंड नंबर का टॉपिक, पॉलिनोमियल। पुराने सिलेबस में कौन कौन सी चीजें थी और न्यू सिलेबस में कौन कौन सी चीजें उन्होंने अपग्रेड किए और ऐड किए, ये हमने यहाँ पे जाना है। उसके बाद थर्ड नंबर का टॉपिक है नंबर सिस्टम्स। पुराने सिलेबस में ये फर्स्ट नंबर का टॉपिक था। इस साल भी जब नए टेक्स्ट बुक आएंगे उसमें हमें पता नहीं कि टॉपिक कौन से नंबर का होगा, बट टॉपिक यहाँ पे दिया है उन्होंने नंबर सिस्टम। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले? इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं अबाउट द रैशनल नंबर्स। इस साल थोड़ा और अपग्रेडेड थिंग्स सीखेंगे हम। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये भी हमने ऑलरेडी सीखा है। रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है? जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम न्यू थिंग एक यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे, जिसको हम अब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स में भी
कंसिडर कर सकते हैं। वो क्या है, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इट्स प्रूफ। तो हमें ऑलरेडी पता है कि दो जब रैशनल नंबर्स होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। सो इस कंसेप्ट में हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज अ डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कितने ज्यादा अमाउंट पे वहां पे वो क्वांटिटी अवेलेबल है इन गिवन एरिया। उसके बाद की कंसेप्ट है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ये पुराने सिलेबस की कंसेप्ट है, सो यू विल लर्न दिस, इट इज इजी कंसेप्ट। आफ्टर दैट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स, इट इज ऑल्सो इजी कंसेप्ट, ये भी पुराने सिलेबस की है। सिर्फ हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ता है। और उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स। सो ऑलरेडी ये उन्होंने पहले देना चाहिए था, बाद में दिया है उन्होंने कि इरेशनल नंबर्स, जो इरेशनल नंबर्स के ऑपोजिट होते हैं, उनका मतलब क्या होता है। सो वी लर्न अबाउट दिस ऑल्सो। एंड ये जो कंसेप्ट है जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 2 and 3, एक करंट 10th स्टैंडर्ड का परमानेंट क्वेश्चन है। करंट 10th स्टैंडर्ड, जो तुम कहाँ पे सीखने वाले हो, 9th स्टैंडर्ड में। कि जो नंबर, इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो एनसीईआरटी में जनरली यूज नहीं होता है, विच वर्ड वी आर यूजिंग, सर्ड। जो नॉन स्क्वायर नंबर अगर स्क्वायर रूट में होता है तो उस पूरे नंबर को क्या बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं। सो यहाँ पे रूट 2, रूट 3, रूट 5 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है, रूट 8 भी हो सकता है, रूट 11 भी हो सकता है। एनी नंबर विल बी देयर। व्हाट वी हैव टू शो कि वो नंबर इरेशनल कैसे है, हमें प्रूव करना होता है। एंड इट इज अ परमानेंट क्वेश्चन फॉर 10th बोर्ड सीबीएसई एग्जामिनेशन, जो हम इस साल 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है द स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये भी पुरानी कंसेप्ट है। इट इज वेरी इजी थिंग, प्रैक्टिकली वी हैव टू ड्रॉ ऑन द पेपर by using a scale and compass. So उसके बाद का टॉपिक जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये भी पुराने सिलेबस का टॉपिक है, न्यू टॉपिक नहीं है, लेकिन सम थिंग्स दे हैव अपग्रेडेड देयर। सो उन्होंने क्या अपग्रेड किया है, फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री। पुरानी सिलेबस की है कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। जनरली हम यूक्लिड को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री, यहाँ पे उनका नाम ही दिया है उन्होंने। सो न्यू चीज हम इस टॉपिक में क्या सीखने वाले, कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विथ अ गिवन साइड एज डिस्क्राइब्ड इन द बुधायांश शल्बसूत्रास। सो हम इस टॉपिक में, ये हमारे इंडियन मैथमेटिक्स हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट इज बौधायंस शल्बसूत्रास। सो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सीखनी है थोड़ी, कि स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जब अगर स्क्वायर की सारी साइड्स उन्होंने दी है वहां पे। सो उसके बाद हमें क्या सीखना है यहाँ पे, डिस्कवरिंग यूक्लिड्स डेफिनेशन। ये पुरानी सिलेबस की, यूक्लिड ने कौन कौन सी डेफिनेशन दी थी वो हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद आता है एक्सियम्स। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स, उनका मीनिंग क्या होता है, एक्सियम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, थियरम्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस क्या होती है, वी विल लर्न इन दिस थिंग्स। So axioms of measurement and rules for geometric objects. Geometric objects, that is line segment, after that line, after that ray, after that angle. So इन सब के बारे में हम क्या सीखेंगे, एक्सियम्स क्या होते हैं, थियोरम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, उन सब की स्टडी हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। उसके बाद का टॉपिक जो है वो है लाइंस एंड एंगल्स। ये भी पुराने सिलेबस का टॉपिक है, और यहाँ पे तुम देखोगे कि मैंने किसी को भी हाईलाइट नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे जो कंसेप्ट है ये पुराने सिलेबस में से। रेज एंड एंगल्स, मेजर्स ऑफ एंगल्स, वी नो दैट बेस्ड ऑन मेजर्स ऑफ एंगल्स वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स वी हैव फॉर्म्ड ऑलरेडी। सो हम जीरो एंगल से स्टार्ट विद जीरो, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एंड लास्ट वन कंप्लीट एंगल और होल एंगल। सो उसके बारे में हम सीखेंगे, मेजर्स ऑफ एंगल्स। उसके बारे में इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एंगल्स, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, सो वहां पे जो एंगल्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वी विल लर्न अबाउट दिस। अब आफ्टर दैट पेयर्स ऑफ एंगल्स, टोटल 5 टाइप्स के पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स। सो उनके बारे में इस सेक्शन में पढ़ेंगे। Next are theorems and examples on intersecting lines. So it is also easy concept. Theorems and examples on parallel lines. So यहाँ पे intersecting lines दिए, यहाँ पे parallel lines दिए, जो एक दूसरे के opposite चीजें बोल सकते हैं। So ये पुराने syllabus की ये सभी चीजें। So no new things are there in the lines and angles. Next
जो पूरी तरह से एक न्यू टॉपिक उन्होंने ऐड किया है 9th स्टैंडर्ड के लिए, वो है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तुम्हें जानकर खुशी होनी चाहिए कि 10th स्टैंडर्ड में करंट जो 10th का सिलेबस है सीबीएसई का, उसमें एक टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक सीरीज और एक सीक्वेंस। जो अब 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन उन्होंने 9th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक ऐड किया है, और उस टॉपिक में यू विल नॉट ओनली लर्न अबाउट द एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट यू विल लर्न अबाउट द जीपी ऑल्सो। जीपी का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है कि इस साल 10th के बच्चे जितना नहीं पढ़ रहे, उससे ज्यादा तुम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो। सो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि उनसे 2 कदम तुम आगे होने वाले हो व्हेन यू विल कंप्लीट योर 10th स्टैंडर्ड। सो इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंसेस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट और जनरल रूल ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का रूल क्या होता है? सीक्वेंस कैसे क्रिएट होता है? उनके जो दो टर्म्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंट टर्म्स, उनका रिलेशन क्या होता है? दिस थिंग विल लर्न हियर। आफ्टर दैट, रिकर्सिव रूल ऑफ द सीक्वेंस। इन दिस थिंग वी लर्न अबाउट वन रूल जो दिया गया हुआ सीक्वेंस फॉलो करता है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे बताया था, अब 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो पढ़ रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? यंथ टर्म का मतलब क्या होता है? विजुअलाइजिंग एन एपी and practical contexts leading to AP, sum of first n natural numbers। हमें नेचुरल नंबर्स पता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर तुम्हें 10 नेचुरल नंबर्स दिए होंगे और अगर तुम्हें बोला जाएगा कि इनकी सम निकालो, तो हम क्या करेंगे? उनकी सम करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4। बट हियर वी आर डेवलपिंग वन फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को यूज करके तुम डायरेक्टली उन नंबर्स की सम फाइंड कर सकते हो। ओके। So the new thing, totally new thing, which is not present in 10th standard syllabus also of this year, that we are learning here, that is the geometric progression। जो पुराने 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में प्रेजेंट था, बट उन्होंने निकाल दिया था, लेकिन हम फिर से सीखने वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे एपी सीखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वैसे ही जीपी में क्या होगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ भी सेम थिंग्स, यन टर्म, विजुअलाइजेशन, आफ्टर दैट practical contexts of leading GPs, application of GP in fractals। So in our day-to-day life, how we are using the GP, that also we will learn। And Tower of Hanoi puzzle. Hanoi is name of one of the mathematician. So which puzzle he had developed, and we learn this in the Tower of Hanoi puzzle। So टोटली न्यू टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस के लिए। जैसे मैंने पहले बोला था कि पहले के सिलेबस में 12 टॉपिक्स थे, यहाँ के सिलेबस में कितने टॉपिक्स है? 15। सो उसमें से एक न्यू टॉपिक है कि सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। उसके बाद है ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स। सो ट्रायंगल ऑलरेडी पुराना टॉपिक है, पुराने सिलेबस में से। सो यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के हमारे डे टू डे लाइफ में यूजेस क्या होते हैं? कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड देयर प्रूफ्स। दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंस कब बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है? और कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए कौन सा प्रूफ हम यूज कर सकते हैं? ये हम इस टॉपिक में सीखेंगे। उसके बाद क्या सीखेंगे? थियरम्स ऑन ट्रायंगल्स। ट्रायंगल इस कंसेप्ट पे, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट पे कौन कौन से थियरम है? One theorem we can say, sum of all angles of triangle is 180 degree। We know this formula or the thing property, but इसको prove कैसे करेंगे? This also we will learn। Propositions and converse of proposition। Proposition का मतलब होता है statement of the theorem। Proposition कैसे रखेंगे और proposition को prove कैसे करेंगे, और उसका converse, converse का मतलब क्या होता है? उसका उल्टा statement, उसको भी हम prove करेंगे। आफ्टर दैट जो न्यू कंटेक्स्ट उन्होंने ऐड किया है वो क्या है? प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम्स ऑफ ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल टॉपिक में जो भी थ्योरम हम सीखेंगे, उनका एप्लीकेशंस हमारे डे टू डे लाइफ में कैसा होगा, दिस वी विल लर्न इन दिस एक्स्ट्रा सेक्शन दैट दे हैव एडेड दिस ईयर। सो ट्रायंगल के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर। सो वी नो दैट एरिया एंड पेरीमीटर मींस हियर वी आर फाइंडिंग द मेंसुरेशन फॉर 2D shapes, फॉर 2D शेप्स। सो इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखने वाले? फर्स्ट, पेरीमीटर ऑफ शेप्स। ऑलरेडी हमें पता है पेरीमीटर कैसे ढूंढते हैं। पेरीमीटर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ बॉर्डर।
बट अगेन वी विल लर्न अबाउट दिस। उसके बाद क्या सीखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ऑलरेडी हमें पता है पेरीमीटर सर्कल की कैसे ढूंढते हैं, बाय द फॉर्मूला 2 पाई आर और पाई डी। सो इंट्रोडक्शन टू पाई। पाई का मतलब क्या होता है जिसको हमें ऑलरेडी पता है, बट एक्स्ट्रा थिंग तुम क्या सीखने वाले हो यहाँ पे, उसकी इरेशनलिटी, वाई वी आर कॉलिंग दिस पाई एज इरेशनल। बट जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 22/7। ये इरेशनल नंबर नहीं है, बट उसको हम इरेशनल क्यों बोलते हैं उसका मीनिंग हम यहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट यू विल लर्न लेंथ ऑफ एन आर्क। ये करंट 10th स्टैंडर्ड की कंसेप्ट है, लेंथ ऑफ एन आर्क। जो सर्कल होता है, सर्कल में अगर हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दी तो सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सो उसकी जो बॉर्डर होती है उसको हम आर्क बोलते हैं। सो उसकी लेंथ कैसे ढूंढनी है हमें, we will learn about this in this topic. So area of shapes, shapes की एरिया कैसे ढूंढते हैं, ऑलरेडी हमें पता है, ये रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। उसके बाद हम सीखेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला। इस ईयर के 9th के सिलेबस में इस नाम का एक सेपरेट टॉपिक था, हेरॉन्स फॉर्मूला। सो हम इसे किस में सीखेंगे कि एरिया एंड पेरीमीटर टॉपिक में। सो स्क्वेयरिंग अ रेक्टेंगल प्रूव फ्रॉम बोधायंस शैलवसूत्रा। सो फिर से यहाँ पे आ गए हमारे इंडियन मैथमेटिशियन बोधायन, और उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वहां पे स्क्वेयरिंग अ रेक्टेंगल, उसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद क्या आता है, एरिया ऑफ अ सर्कल, डेरिवेशन। सो डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, हमने सिर्फ सीखा है कि एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, कैसे तैयार हुआ, उसके बारे में हम सीखेंगे फिर से, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं बाय यूजिंग द रेक्टेंगल थ्योरी। उसके बाद आता है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये भी करंट 10th स्टैंडर्ड की कंसेप्ट है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। उसके बाद हम सीखने वाले ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला फॉर अ एरिया ऑफ साइक्लिक फोरगॉन। साइक्लिक फोरगॉन मीन्स क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 4 साइड्स होती है और क्लोज्ड फिगर होती है, उसको हम फोरगॉन और क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखेंगे, और किसका फॉर्मूला सीखेंगे हम यहाँ पे, ब्रह्मगुप्त। ही वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन। नेक्स्ट, हेरॉन्स फॉर्मूला ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है, बट एज अ स्पेशल केस ऑफ ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला। जो ब्रह्मगुप्त नाम के मैथमेटिशियन हुए थे इंडियन हिस्ट्री में, उन्होंने हेरॉन्स फॉर्मूला के बारे में क्या क्या दिया था, और विच इन्वेंशन ही हैड डन एट दैट टाइम, दिस थिंग वी विल लर्न इन दिस टॉपिक। सो इस तरह से हम सीखेंगे कि एरिया एंड पेरीमीटर टॉपिक के बारे में। करंट 10th स्टैंडर्ड में एक नाम का टॉपिक था हेरॉन्स फॉर्मूला। सो उसको इस टॉपिक से उन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अगर पुराने सिलेबस को देखोगे, पुराने सिलेबस में पॉलिनोमियल नाम का जो टॉपिक था, उस पॉलिनोमियल नाम के टॉपिक में हमने आइडेंटिटीज के बारे में सीखा था। 8th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी सीख लिया, लेकिन थोड़ी जो एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज ऐड हुई थी 9th में, हमने वो पॉलिनोमियल में सीखी थी। सेम आइडेंटिटीज वी विल लर्न इन दिस टॉपिक। कोई कुछ भी नई चीज नहीं होगी यहाँ पे, बट सम अपग्रेडेड क्वेश्चंस विल बी देयर। सो फर्स्ट इज रिविजिटिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है, फॉर एग्जांपल a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। आफ्टर दैट विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज यूजिंग ज्योमेट्रिकल मॉडल्स। जो हम आइडेंटिटीज सीख रहे थे और सीखेंगे, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, उससे ज्योमेट्रिकल मॉडल कैसे बनते हैं, उसके बारे में भी सीखेंगे। उसके बारे में क्या आता है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग आइडेंटिटीज। ये भी ऑलरेडी हमने सीख लिया है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके दिए गए एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। उसके बाद मोर आइडेंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशन। सो एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज हम सीखेंगे यहाँ पे। विजुअलाइजिंग फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस थ्रू अलजेब्रा टाइल्स। सो अलजेब्रा टाइल इज अ प्रैक्टिकल वे और हैंड्स ऑन एक्टिविटी वी कैन से। सो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, क्वाड्रेटिक, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मीनिंग और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री इज इक्वल टू 2। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सो टाइल्स का यूज करके हम उसको सीखेंगे कि कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। सो दिस इज द algebraic method we can say, without using
टाइल्स यूज करके अगर किया तो ये प्रैक्टिकल, अगर नहीं यूज करके किया तो अल्जेब्रिकल और अब्स्ट्रैक्ट मेथड। फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज, दिए गए आइडेंटिटीज का यूज करके कौन सी नई आइडेंटिटीज हम ढूंढ सकते हैं क्या, इसका भी स्टडी करेंगे। सिंप्लीफाइंग रैशनल एक्सप्रेशंस मीन जिसमें रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, रैशनल टर्म्स हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम सीखेंगे यहाँ पे। उसके बाद का टॉपिक आता है क्वाड्रिलैटरल्स। ये ऑलरेडी पुराने सिलेबस में प्रेजेंट था टॉपिक, सो सारे उसी के कॉन्टेक्स्ट और सारे उसी के कंसेप्ट्स यहाँ पे उन्होंने दिए, चेंज कुछ नहीं है यहाँ पे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स अर्ली के सिलेबस में भी प्रेजेंट था, न्यू सिलेबस में भी सेम होगा। इंपॉर्टेंट थियरम्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स एंड देयर प्रूफ्स, ये भी पुराने सिलेबस का ही है। द मिड पॉइंट थियरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये भी पुराने सिलेबस का है, बट तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मिड पॉइंट थियरम जो 9th स्टैंडर्ड की कंसेप्ट है और उसका कॉन्वर्स, उस पर बेस्ड 10th बोर्ड के एग्जाम में, 10th बोर्ड एग्जाम में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स क्वेश्चन। सो तुम्हें सीखने की जरूरत है कि जो 9th में अब सीखने वाले हैं वो 9th में ही नहीं छूटने वाला, उसका यूज तुम्हारे आगे आने वाली स्टैंडर्ड्स में होने वाला है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द नोशन ऑफ सेंट्रल सिमेट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैरेललोग्राम। सेंट्रल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जनरली अगर पैरेललोग्राम को तुमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो उस पैरेललोग्राम का डिवीजन दो ट्रायंगल्स में होता है और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिमेट्री। तो उसके बारे में हम इस लास्ट वाली कंसेप्ट में सीखेंगे। सो यहाँ तक 10 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक 5 बचे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सर्कल। सर्कल भी लास्ट ईयर का टॉपिक है, एज इट इज है, सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं किया है उन्होंने। सो पहली कंसेप्ट जो हम सीखने वाले हैं सर्कल टॉपिक में वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ सर्कल। सर्कल का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज होता है। लास्ट ईयर के सिलेबस में भी थोड़े क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको सॉल्व करके हम जान सकते थे कि करंट सिलेबस का यूज हमारे डे टू डे लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे कर सकते हैं। सो डेफिनेशंस रिलेटेड टू द सर्कल, सो इसको हम कंपोनेंट्स ऑफ सर्कल और डेफिनेशंस ऑफ रिलेटेड टू सर्कल तो बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद कॉर्ड्स, एंगल्स एंड दे सबटेंड। सो सबटेंडेड एंगल्स क्या होते हैं, इस कंसेप्ट के बारे में भी हम सीखेंगे इस टॉपिक में। मिड पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स ऑफ कॉर्ड्स। अगर कॉर्ड को तुमने परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ किया सर्कल से, सर्कल की सेंटर से, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट होता है वो उस कॉर्ड का मिड पॉइंट होता है। सो वी लर्न अबाउट दिस थियरम। एंड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। अगर एक सर्कल में तुमने दो कॉर्ड्स ड्रॉ किए और दोनों भी कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उस दोनों कॉर्ड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी हम प्रूव भी करेंगे और उसके बेस पे जो एग्जांपल्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व भी करेंगे। नेक्स्ट है सबटेंडेड एंगल्स बाय एन आर्क। जो सर्कल की आर्क होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्कल, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बी और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया सी। सो ये जो सर्कल का पार्ट होता है, इस सर्कल का पार्ट कर्वेचर जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। सो इस आर्क ने, सपोज अगर सर्कल का सेंटर है और अगर मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर दिया, सो ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी। यहाँ पे सेंट्रल एंगल है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में भी हम सीखेंगे। उसके बाद कहता है साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, सर्कल पे अगर तुमने 4 पॉइंट्स ले लिए और उन 4 पॉइंट्स को अगर तुमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया इन अ सिक्वेंशियल वे, तो एक क्वाड्रिलैटरल बनता है। उस क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। इन सिंबॉलिकल वे आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कौन साइक्लिक पॉइंट्स, कौन साइक्लिक। सो सर्कल टॉपिक में कोई भी चेंज नहीं है, सम क्वेश्चंस दे विल चेंज, बट जो कंसेप्ट्स थी वो सेम कंसेप्ट इस साल भी हम पढ़ेंगे। सर्कल के बाद जो टॉपिक आता है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये पूरी तरह से नया ऐड किया गया टेबल टॉपिक है।
कि पुराने सिलेबस में क्या था कि हम सिर्फ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उनके x का कोएफिशिएंट कौन सा होता है, y का कोएफिशिएंट कौन सा होता है, कांस्टेंट नंबर कौन सा होता है। बट इस साल हम सिर्फ उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये पुराने सिलेबस का है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये न्यू सिलेबस का है जो अब 10th स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम 9th में पढ़ने वाले हो। सो सॉल्यूशंस निकालने के वेरियस मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ का यूज करके तुम दिए गए इक्वेशंस के सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो। उसके बाद है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, उस फॉर्म को इस तरह से लिखा जाता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इस m को हम स्लोप बोलते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, एंड c को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। सो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद क्या आता है? ड्राइंग ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हेन x एंड y एज्यूम ओनली सर्टेन वैल्यूज। x और y के सर्टेन वैल्यूज एज्यूम करके हम दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमारे ध्यान में एक चीज आनी चाहिए कि अगर दिया गया हो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। आफ्टर दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब क्या होता है? हम लास्ट ईयर हमने क्या सीखा था? एक ही लीनियर इक्वेशन दिया गया था और हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे, 1 2 3 4, कितने भी सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा? पेयर दिए गए होंगे। अगर पेयर दी गई है तो क्या होता है? हम उस पेयर का एक ही और यूनिक सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। So, कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। So graphical method for solving a pair of linear equations in two variables. graphical method का यूज करके हम दिए गए इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जो करंट के 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है। आफ्टर दैट नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। ये काफी सिंपल कंसेप्ट है। जो दिया गया इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए को x का कोएफिशिएंट बोलते हैं, b को y का कोएफिशिएंट और c को कांस्टेंट बोलते हैं। सो दिया गया हुआ इक्वेशन कंसिस्टेंस कब है और इनकंसिस्टेंट कब है, ये हम फाइंड कर सकते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है उसको सॉल्यूशन मिलेगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? उसको सॉल्यूशन मिलेगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? उनको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है और सॉल्यूशन इनफाइनाइट्स भी हो सकते हैं। सो इस बारे में हम सीखेंगे जो करंट के 10th स्टैंडर्ड में है। algebraic methods of solving a pair of linear equations. So algebraic method में generally by solving directly by using various mathematical operations. So यहाँ पे दो methods आती है। पहली मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इन दो मेथड का स्टडी करेंगे हम टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद क्या आता है? मेंसुरेशन टॉपिक। सो मेंसुरेशन लास्ट ईयर का एज इट इज टॉपिक है। लास्ट ईयर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सेम नेम विल बी देयर। सो 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में हम सरफेस एरियाज के बारे में सीखने वाले हैं। सो कौन कौन से शेप्स के बारे में सीखेंगे हम? स्पीयर, हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोन। सो ओनली टू मेन कंसेप्ट्स आर देयर जिनका हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालेंगे। सो पहली है स्पीयर और दूसरी है कोन। कोन को राइट सर्कुलर कोन, बट इन द टॉपिक वी विल यूज द वर्ड ओनली कोन। और स्पीयर, हेमिस्फीयर का मतलब सबको पता है। अगर स्पीयर को एग्जैक्टली बीच में से काट दिया तो अलॉन्ग विथ इट्स सेंटर और डायमीटर, सो उसको हम क्या बोल सकते हैं? हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। मेंसुरेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। पुराने सिलेबस में भी स्टैटिस्टिक्स नाम का टॉपिक था, नए सिलेबस में है। सो पुराने सिलेबस में हमने क्या सीखा? क्या प्रेजेंट था पुराने सिलेबस में? ओनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट था पुराने सिलेबस में। बट दिस ईयर के न्यू उन्होंने जो अपग्रेड किया है
में हम एक्स्ट्रा क्या सीखेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी 7th और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। 10th में भी इसके बारे में, जो करंट का 10th स्टैंडर्ड है उसमें भी प्रेजेंट है। सो 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। फर्स्ट है मीन, दूसरा होता है मोड और तीसरा होता है मीडियन। इन 3 चीजों को हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं और बोलते हैं एक्चुअली। सो वी विल लर्न अबाउट दीज 3 थिंग्स इन द 9th स्टैंडर्ड ओनली, जो करंट के 10th स्टैंडर्ड का पार्ट है, मीन मीडियन मोड। बट इस साल हम उसको क्या करेंगे, 9th में ही सीख लेंगे। सो स्टैटिस्टिक्स सबसे इजी टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो ऐड हुआ है, जो पुराने 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में प्रेजेंट नहीं था, वो कौन सा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है और ये टॉपिक करंट के 10th स्टैंडर्ड में एज इट इज प्रेजेंट है। सो जो करंट ईयर के 10th स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी, जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे भी कहाँ पढ़ेंगे, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। सो इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखेंगे, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं 8th स्टैंडर्ड में इन प्रॉपर वे। सो कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडमनेस, प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, और रैंडमनेस का मीनिंग क्या होता है, ऑल दिस कीवर्ड्स और डेफिनेशंस वी विल लर्न। प्रोबेबिलिटी की स्केल क्या होती है, जैसे साइंस में पीएच पेपर जो होता है और पीएच सॉल्यूशन होता है, उसकी स्केल होती है कि 0 to 14। वैसे प्रोबेबिलिटी की स्केल होती है 0 to 1। जो भी हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालने वाले हैं, उसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 1। So empirical probability, analyzing statistical data and performing experiments. So many experiments are there. In our day-to-day life also, we are using so many possible statements. उन स्टेटमेंट का यूज हम करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ, लेकिन उसको एक मैथमेटिकल और ऑर्गेनाइज्ड वे में हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है और इवेंट्स का मतलब क्या होता है, दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए और पॉसिबिलिटी फाइंड करने के लिए उसकी मैथमेटिकल वैल्यू, इन दो चीजों का मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी थ्रू ट्री डायग्राम्स एंड टेबल्स। जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने वाले हैं उसको ट्री डायग्राम के जरिए कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल्स क्यों ड्रॉ करते हैं हम, क्योंकि डेटा को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो लास्ट नंबर का टॉपिक है। सो प्रोबेबिलिटी करंट 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है, 10th बोर्ड का, जो अभी 10th स्टैंडर्ड में प्रेजेंट है बच्चे, वही बच्चे 10th स्टैंडर्ड में अभी यही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। और अब जो 9th स्टैंडर्ड में होंगे 2026-27 की बैच में, वही कंसेप्ट वो इस साल भी पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली तुम्हारा सिलेबस फिर से, जब तुम 10th में जाओगे उस साल भी क्या होगा, सिलेबस चेंज होगा। सो इसमें भी तुम्हें अपग्रेडेशन मिलेगा। सो यही चीज मैंने पहले भी बोली है कि बाकी के बच्चों से तुम 2 स्टेप्स है 4 स्टेप्स आगे होने वाले हो, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो अब पढ़ रहे हैं वो तुम उनसे 1 साल पहले पढ़ने वाले हो। सो इस पूरे करिकुलम के लिए उन्होंने 134 आवर्स दिए। यहाँ पे 2 सेमेस्टर्स और 2 डिविजन्स वी आर डूइंग ऑफ द एकेडमिक ईयर। हाफ एकेडमिक ईयर में क्या होगा, फर्स्ट टू 8 टॉपिक्स पढ़ेंगे, थीम्स 1 to 8, और उनके लिए कितने लेक्चर्स और कितने आवर्स अलॉट किए, 74 आवर्स। और बाकी का सिलेबस दैट इज 9 to 15 वो बाकी के सेमेस्टर, बाकी के हाफ ईयरली में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे 8 टॉपिक्स हो गए, बाकी बचे कितने टॉपिक, 7 टॉपिक्स, 9 to 15 वो बाकी के हाफ ईयरली में पढ़ेंगे। सो इस तरह से 9th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस सीबीएसई ने डेवलप किया हुआ है। सो करंट के 10th स्टैंडर्ड के काफी सारे कंसेप्ट्स 10th standard of academic year 2026-27, इनके सिलेबस में जो काफी कंसेप्ट्स हैं वो न्यू सिलेबस ऑफ 9th स्टैंडर्ड, न्यू सिलेबस ऑफ 9th स्टैंडर्ड
यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम पढ़ने वाले। सो 2026 27। सो ये जान के हमें खुशी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट जो 10 के बच्चे पढ़ रहे हैं इस साल, वो हम किस स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, 9 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले। So again, we will go through the topics: probability, introduction to probability, statistics, last second, mensuration, in which we will learn about the surface area and volume. उसके पहले linear equations in two variables. उसके पहले आएगा circles, circle old A as it is. उससे पहले foregons means quadrilaterals. उससे पहले एक्सप्लोरिंग अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, पॉलिनोमियल का उन्होंने बाइफर्केशन किया है और एक एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे बनाया अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। उससे पहले मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर, जो लास्ट ईयर मींस प्रीवियस सिलेबस में हेरॉन्स फॉर्मूले के नाम से टॉपिक प्रेजेंट था ऑलरेडी, उसमें थोड़ा अपग्रेड किया है और उसको नाम क्या दिया है, एरिया एंड पेरीमीटर। उससे पहले वाला टॉपिक है ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स. It is also from the previous syllabus. Something they have added there. Already we have discussed. उसके पहले टॉपिक जो पूरी तरह से न्यू लिया है उन्होंने, वो सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस। सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके पहले का टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, पुराना सिलेबस। यूक्लिड ज्योमेट्री, एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स, ये भी पुराना सिलेबस है। नंबर सिस्टम, ये भी पुराना सिलेबस है। सम थिंग्स विल बी देयर दैट वी लर्न इन न्यू मैनर। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल नाम का एक टॉपिक था लास्ट ईयर, मींस पुराने सिलेबस में वही टॉपिक है, थोड़े से चेंजेस हुए उसमें। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी प्रीवियस ईयर के सिलेबस में था, उसको हम फिर से यहाँ पे क्या करने वाले, सीखने वाले। सो ये करंट 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस है जो 2026-27 में 9th स्टैंडर्ड में बच्चे जाने वाले हैं। 9th स्टैंडर्ड वो बच्चे इस न्यू करिकुलम को पढ़ने वाले हैं। और ये सिर्फ मैथमेटिक्स का चेंज नहीं हुआ है, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, बट बाकी के सब्जेक्ट जो भी है वो भी चेंज हो चुके हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पे हमें न्यू सिलेबस मिल सकता है, लेकिन अभी तक इसके टेक्स्ट बुक्स ना एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ना किसी भी इंटरनेट के सोर्स पे अवेलेबल है। मार्केट में some publications will be there, they can create the books or they can prepare the books based on the this all curriculum given by the NCERT, but जो सीबीएसई और एनसीईआरटी की तरफ से एक स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट बुक आता है, अभी तक मार्केट में या उनकी खुद की वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं है। जल्दी, आई होप जल्दी वो अवेलेबल हो जाएगा, और बच्चों को भी और टीचर्स को भी एक यूज करने के लिए टेक्स्ट बुक जो होता है वो हम मैथमेटिक्स सिखाने के लिए एक रेफरेंस की तरह उसको यूज करते हैं। उससे बाहर की भी बहुत चीजें सीखनी पड़ती है, बच्चों को सिखानी पड़ती है, टीचर्स को। सो ये जो सिलेबस हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, पूरी तरह से डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से सिलेबस चेंज हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।